नमस्कार, मैं तट पर आपका स्वागत है। प्राचीन भारत के इतिहास के लिए घटना चक्र की जो सीरीज स्टार्ट की गई थी, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज दूसरे क्लास पर बात करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास में पहले टॉपिक को देखे थे, जिसमें पाषाण युग पढ़ना था, और आज के क्लास में हड़प्पा सभ्यता को देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ घटना चक्र में जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, उन सारे प्रश्न को देखेंगे। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और पहले प्रश्न को लेते हैं। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। पहला प्रश्न है और घटना चक्र से जुड़ा हुआ है। यह सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी या किसी भी पीसीएस एग्जाम के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहले प्रश्न को देखिए कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। किस चीज़ पर आश्रित होता है मानव समाज? तो ऑप्शन ए है संस्कृति, ऑप्शन बी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी धर्म पर और ऑप्शन डी विज्ञान पर। तो इसका सही आंसर होगा अर्थव्यवस्था पर। तो मानव समाज किस चीज़ पर आश्रित होता है? तो अपनी अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। आगे देखिए, इससे जुड़ा हुआ कुछ अन्य साक्ष्य है। मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। कह रहा है कि मानव समाज सबसे अलग है क्योंकि वह मुख्य रूप से किस चीज़ पर आश्रित होता है? तो अपनी अर्थव्यवस्था पर। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है, वैसे वैसे मानव समाज भी परिवर्तन होता जाता है। जैसे खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पादन, उद्योग आदि अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होगा, समाज व्यवस्था उसी अनुरूप में बदली जाएगी। कह रहा है कि मानव समाज एक सबसे अलग है, विशिष्ट है, विलक्षण है। इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि वह मुख्य रूप से किस चीज़ पर आश्रित होता है? तो अपनी अर्थव्यवस्था पर। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होता है, समाज में भी परिवर्तन होता है। जैसे खाद्य संग्राहक में परिवर्तन होगा, कृषि उत्पादन में परिवर्तन होगा, उद्योग में परिवर्तन होगा। इन सब परिवर्तन से क्या होगा? सामाजिक परिवर्तन भी होगा, यानी सामाजिक व्यवस्था बदलेगी। सांस्कृतिक, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं। कह रहा है जो संस्कृति है, यह भी धर्म, विज्ञान आदि सब कैसे बदलता है? तो अर्थव्यवस्था में बदलाव होगा तो स्पष्ट है कि वहाँ का सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, सारी व्यवस्था बदलेंगे, कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। और किस चीज़ में बदलाव से? तो वहाँ की अर्थव्यवस्था में बदलाव से। तो क्वेश्चन क्या था कि मानव समाज विलक्षण है, वह मुख्यतः किस चीज़ पर आश्रित होता है? तो वह मुख्य रूप से अपनी अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अब दूसरे प्रश्न को लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता का संबंध है? ऑप्शन ए है सुमेरियन सभ्यता, ऑप्शन बी है सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन सी है वैदिक सभ्यता और ऑप्शन डी है मेसोपोटामिया सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? आप लोग जानते होंगे कि हड़प्पा सभ्यता का एक और नाम था सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि इसकी बहुत अधिक नगर जो थे वह सिंधु नदी के किनारे मिले थे, इसलिए इसका नाम हो गया था सिंधु घाटी सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से। इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ था सुमेरियन सभ्यता, तो सुमेरियन सभ्यता तो अलग सभ्यता है, वैदिक सभ्यता भी अलग है, मेसोपोटामिया की सभ्यता भी अलग है। तो यहाँ इससे मिलता कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता। तो हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सैंघव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। कलानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में पहला नगर हड़प्पा खोजे जाने के कारण इसका नाम हो गया हड़प्पा सभ्यता, और यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समान समकालीन थी, यानी जिस समय मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, उसी समय हड़प्पा सभ्यता भी थी। अब आगे देखिए तीसरे प्रश्न को। सिंधु सभ्यता संबंधित है किस युग से? प्रागैतिहासिक युग से, आर्ध ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से और उत्तर ऐतिहासिक युग से। पहले समझिए प्रागैतिहासिक, आर्ध ऐतिहासिक और ऐतिहासिक क्या होता है। तो इतिहास का 3 कालखंड है, प्रागैतिहासिक, आर्ध ऐतिहासिक और ऐतिहासिक।
प्रागैतिहासिक में कहा गया है कि वैसा इतिहास जिसके बारे में लिखा हुआ नहीं है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक। और आर्ध इतिहास में कहते हैं कि वैसा समय जब लिखा हुआ है, उस समय का इतिहास लिखा हुआ है लेकिन आज तक उसे कोई पढ़ नहीं पाया है, उसको कहते हैं आर्ध इतिहास। और इतिहास में कहते हैं जिसमें लिखा हुआ भी है और पढ़ा भी गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में लिखा हुआ है लेकिन आज तक उसे कोई पढ़ नहीं पाया है। तो यह किस सभ्यता के बारे में आएगा? तो आर्ध ऐतिहासिक युग से यह जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में क्या था? कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, और आर्ध ऐतिहासिक में लिखा हुआ है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, और ऐतिहासिक में लिखा भी है और पढ़ा भी गया है, और उत्तर ऐतिहासिक तो ऐतिहासिक के बाद भी आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ भी लिखा हुआ होगा और पढ़ा गया है। तो इसका सही आंसर होगा आर्ध ऐतिहासिक युग में। इसमें कुछ भी लिखा हुआ था लेकिन आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में लिखा हुआ है उसका लिपि, लेकिन कोई पढ़ नहीं पाया है, इसलिए इसका संबंध आर्ध ऐतिहासिक युग से है। यहाँ देखिए, सिंघव सभ्यता आर्ध ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो था किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, अतः इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अब अगले प्रश्न को लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, क्योंकि कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, मतलब आर्य नहीं थी। क्यों? क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उनकी अपनी लिपि थी, उनकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। इसमें क्या सही है? तो इसका सही आंसर होगा वह नगरीय सभ्यता थी। देखिए, आर्य लोग जो थे वह एक ग्रामीण सभ्यता थी। देखिए, आर्यों की जो सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसी से पता चल जाता है कि दोनों अलग अलग है। तो यहाँ कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, यानी आर्य नहीं थी। इसका मुख्य सबसे बड़ा कारण क्या है? कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नगरीय थे, जबकि आर्यों की सभ्यता के लोग ग्रामीण के थे, ग्रामीण सभ्यता के थे। तो इसका सही आंसर होगा वह नगरीय सभ्यता थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। अब अगले प्रश्न को लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता को कहा गया है कि आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता जो आर्यों से पूर्व बताई जाती है, इसका मुख्य रीजन क्या है? लिपि, नगर नियोजन, तांबा और मृदभांड। तो इसका सही आंसर होगा मृदभांड। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों से अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व सिद्ध करता है। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहां हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, वहीं धूसर एवं शीतित धूसर मृदभांड जो बाद के हैं आर्यों के संबंधित माने गए हैं। कह रहा है कि पुरातात्विक साक्ष्यों से ऐसा पता चलता है कि जो अलग अलग काल में मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व होने का सिद्ध कह रहा है। क्वेश्चन था कि ऐसा क्या कारण है जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों की पूर्व सभ्यता थी? इसका सबसे कारण क्या है? मृदभांड। मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन। तो अब अगले प्रश्न को लेते हैं। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्यों? क्योंकि कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी यह वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। क्यों? इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन क्या था कि सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न है, यानी अलग है। इसका कारण क्या था कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी जीवन जीते थे, जबकि वैदिक सभ्यता के लोग ग्रामीण जीवन जीते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के पास चित्रलेखीय लिपि थी, इनके पास लोहा और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों से भिन्न थी। सिंधु घाटी नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था। अब अगले प्रश्न को लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई।
ऑप्शन ए दिया हुआ था शिलालेख, ऑप्शन बी है पक्की मिट्टी की मुहरों पर अंकित लेख, ऑप्शन सी है पुरातात्विक खुदाई, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है कि वहाँ खुदाई हुआ और उसी से पता चलता है कि यहाँ कोई एक सभ्यता होगा। तो खुदाई से ही पता चला है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि अभी तक कोई नहीं पढ़ चुका है, कोई नहीं पढ़ सका है, अतः सभ्यता से संबंध अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में आज तक कोई पढ़ा नहीं है, इसलिए जब खुदाई हुआ तो उसी के माध्यम से पता चला कि हड़प्पा नाम की कोई एक संस्कृति थी। निम्नलिखित में से कौन से सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? क्वेश्चन वही घुमा के पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, बर्तनों की मुहरों पर लिखावट, धार्मिक ग्रंथ। तो इसका सही आंसर होगा पुरातत्व संबंधी खुदाई। ठीक है, जब खुदाई हुआ उसी से सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश पड़ता है। अब अगले प्रश्न को लेते हैं। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है, वहाँ पाई गई मोहरें, बर्तन, जेवर, हथियार, औजार, ऑप्शन सी मंदिर, ऑप्शन डी लिपि। क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? किस चीज़ के से हम लोग वहाँ के निवासियों के बारे में जानते हैं? तो पहला ऑप्शन था मोहरें, ऑप्शन बी था बर्तन, जेवर, हथियार, औजार, ऑप्शन सी था मंदिर, ऑप्शन डी था लिपि। तो इसका सही आंसर होगा मोहरें। मोहरें से पता चला है कि वहाँ के निवासी कैसे थे। वहाँ के का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी कैसे थे। इसका सही आंसर होगा मोहरें। अब अगले प्रश्न को लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है एम रफीक मुलक। एम रफीक मुलक का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के उत्पत्ति के संदर्भ में कुछ विद्वानों का यहाँ कथन दिया हुआ है, आप लोग को इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है उसको चुनना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है एम रफीक मुलक का कथन। इनका कहना है कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, सही है या नहीं? ऑप्शन बी दिया हुआ है EJH मेके। इनका कहना है कि सुमेर से लोगों का पलायन, यानी सुमेर के लोग आके यहाँ रह गए और इसी से क्या हुआ, हड़प्पा सभ्यता का उत्पत्ति हुआ। देखिए रफीक मुलक क्या कह रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है उनके बारे में कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। मेकी का कहना है कि सुमेर के लोगों का पलायन है, यानी वही लोग आके यहाँ बस गए और हड़प्पा सभ्यता का उत्पत्ति हुआ। मार्टिमर व्हीलर का कहना है कि पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवर्तन। कह रहा है कि पश्चिम एशिया से आए हुए हैं हड़प्पा सभ्यता के लोग। अमलानंद घोष का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ, यानी पूर्व हड़प्पा सभ्यता से ही हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ। तो अमलानंद घोष का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता से हुआ। मेके का कहना है कि सुमेर लोगों से इनका उत्पत्ति हुआ और व्हीलर का कहना है कि पश्चिमी एशिया से इनका उद्भव हुआ। तो तीनों ऑप्शन सही है, ये तीनों ऐसा कहते हैं, जबकि एम रफीक मुलक ऐसा नहीं कहता, इनका कथन यहाँ गलत दिया हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ऑप्शन ए इसमें सही नहीं है। हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, यह एम रफीक मुलक का कथन नहीं है, इसलिए इसका ए आंसर होगा। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। EJH मेके का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर के लोगों के प्रवर्तन के कारण हुआ, यानी सुमेर के लोगों के आने से। इसी के समरूप प्रवर्तन के सिद्धांत के इतिहासकार EH गार्डेन मार्टिमर व्हीलर का कहना है या मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया सभ्यता के विचार के प्रवर्तन के कारण हुआ। पश्चिमी एशिया से कौन कहते हैं? व्हीलर। आगे और मेके क्या कहते हैं? सुमेर से। और अमलानंद घोष कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता से हुआ। आगे दिया हुआ है कि स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हैं कौन? तो पिगट, फेयर सर्विस, जॉर्ज F, रफीक मुलक आदि क्या कहते हैं
कि स्थानीय सिद्धांत यानी स्थानीय उत्पत्ति, स्थानीय लोगों से ही इस सभ्यता का उदय हुआ। एम रफीक मुलक का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी के क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ। उन्होंने इस पुरानी मान्यता का खंडन किया कि हड़प्पा सभ्यता ने पश्चिमी मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि एम रफीक मुलक का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी के क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ था, जबकि यहाँ क्या लिख दिया है कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। एम रफीक मुलक का यह कथन नहीं है। एम रफीक मुलक क्या कहते हैं कि हड़प्पा का विकास रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थान में हुआ, जबकि यहाँ आंसर गलत दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए एम रफीक मुलक। यही जोड़ा सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। अब अगले प्रश्न को लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। हड़प्पा का खोज कौन किया है, दयाराम साहनी। आगे है हस्तिनापुर का खोज किसने किया है, सी नंबर में दिया हुआ है तक्षशिला और डी नंबर में दिया हुआ है कौशाम्बी। तो हड़प्पा का खोज देखिए कौन किया है, दयाराम साहनी। हस्तिनापुर का खोज किया है बीवी लाल। तक्षशिला को खोज जॉन मार्शल और ऑप्शन डी था कौशाम्बी का खोज किया एमजी मजूमदार। कह रहा कौन सही है, तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। क्वेश्चन क्या था कि इन 4 स्थल दिया गया था और चारों का खोज किसने किया, उसे मिलाना था। तो हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी, हस्तिनापुर का बीवी लाल, तक्षशिला का जॉन मार्शल और कौशाम्बी का एमजी मजूमदार। अब अगले प्रश्न को लेते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, हड़प्पा संस्कृति से, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति से, वैदिक संहिताओं से और चांदी के याहत सिक्कों से। 1994 का जो IAS का एग्जाम हुआ था UPSC का, उसमें प्री एग्जाम में पूछा था यानी PT में क्वेश्चन। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से, तो हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के भी साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग राजस्थान के जावर और अजमेर की खानों से चांदी प्राप्त करते होंगे। कहाँ से प्राप्त करते होंगे, तो राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से। पूछा था भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो हड़प्पा संस्कृति से। अब अगले प्रश्न को लेते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। हड़प्पा में जो मिट्टी का बर्तन बनता था उसमें मुख्य रूप से किस रंग का प्रयोग होता था, तो लाल, पांडु, नीला, हरा, नीला। इसका सही आंसर होगा लाल। हड़प्पा के जो मिट्टी बर्तन बनते थे हड़प्पा सभ्यता में, वह लाल रंग का होता था। यहाँ लिखा हुआ है कि प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चलित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर अब इन बर्तनों की 2 श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन और दूसरे चित्रित मृदभान। कह रहा है कि अब 2 टाइप का बर्तन आता था, एक डिजाइन वाला और एक बिना डिजाइन वाला। मृदभान को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभान के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग के विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। अब अगले प्रश्न को लेते हैं।